गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिजिक्स का एक टॉपिक है ओम्स लॉ। इसके जस्ट बाद है ओम्स लॉ, लेकिन ओम्स लॉ को समझने के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, पहले क्लास में, जैसे क्लास 8 या क्लास 7 में। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है कब, लेकिन फिर भी तो चलिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे और फिर ये बताएंगे कि ये कौन कौन बातों पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट, टू अपोज the flow of current is called resistance। ठीक है, अब देखिए कैसे अपोज करता है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि हर बात को लिखवाया नहीं जा सकता है। कुछ बातें अगर लिखवाया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि आप लोग सोच नहीं सकते, पूरा कॉपी भर जाएगा। रेजिस्टेंस के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो क्या है, देखिए ये है आपके पास एक कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है। अब देखिए ये जो कंडक्टिंग वायर है वो डेफिनेटली किससे बना होता है, मेटल से। और इसके अंदर मेटल किससे बने होते हैं, अल्टीमेटली मेटल किससे बने होते हैं, एटम से। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ से बाहर क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपको ये पता है कि ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और इसका क्या नाम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसके नाम क्या है, और इसका डिज़ाइन मैंने ऐसा क्यों बनाया है ये भी हम बताएंगे आपको। थोड़ा सा बस वेट कीजिए, डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ, तो देखिए ये जो मेटल वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जो भी आप बोलते हैं, इस मेटल वायर या कंडक्टिंग वायर के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ठीक है, अब इस एटम के पास ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब क्या है, एटम्स हैं। अब पूछोगे कि कैसे सर आपको एटम दिखाई दिया, दे सकता है, आपको भी दे सकता है। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाया जाएगा तो हम देख सकते हैं, एटम देख सकते हैं इसको। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है जब माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जब किया जाएगा माइक्रोस्कोप से, तो बिल्कुल हम लोग एटम देख सकते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये बात पढ़े भी हैं आप लोग कि जितनी भी चीज़ें हैं सब एटम से बने हैं। एटम, फर्दर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी है, लेकिन हम एटम की ही बात करते हैं। तो ये जो एटम जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने एरो जो ऊपर और नीचे बनाया है, इसका मतलब क्या है कि एटम जो है इस कंडक्टिंग वायर के अंदर, इस एटम की एक एनर्जी होती है जिसका नाम है वाइब्रेशनल एनर्जी। एटम के पास कौन सी एनर्जी होती है, एटम के पास एक एनर्जी होती है जिसका नाम है वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या नाम है, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक, अब ये वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है, आप लोगों ने वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा है। वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मतलब किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेशन। तो पहले एटम यहाँ पे था, एटम टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे। तो एटम ऊपर की तरफ मोशन करता है और नीचे की तरफ, मतलब एटम जो है ये ऐसे 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 कंडक्टिंग वायर में मोशन करते रहता है। आई बात समझ में। तो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स के अंदर क्या होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर कंडक्टिंग वायर के अंदर पास होता है, आपको ये बात पता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता है। आपने तो क्वेश्चन भी किए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड के अंदर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है उसी के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब अमाउंट ऑफ चार्ज किसके कारण फ्लो होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन पास होंगे तभी अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं मिलने वाला है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के लिए कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या होता है, एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं, और इस एटम के पास क्या होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद से क्या करते हैं कि ये जो एटम है इस एटम से क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। आई बात समझ में। एटम जैसे ही
जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते हैं कंडक्टिंग वायर के अंदर, तो कंडक्टिंग वायर के अंदर जो एटम्स हैं उस एटम से क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। और कोलाइड होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, ये मोशन में है इलेक्ट्रॉन, और मोशन के कारण किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ पे एटम है, ऊपर नीचे एटम हो रहा है, अब ये गया इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकरा गया, तो इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में। आई बात समझ में। तो सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएंगे, हीट एनर्जी में। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसी कोलिजन का नाम है रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँचे नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचे, 85 इलेक्ट्रॉन पर पहुँचे, और 50 इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने, कोलाइड कर दिया, और उनके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, हीट एनर्जी में। और उसी हीट एनर्जी के कारण कंडक्टिंग वायर जो है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप लोगों ने कभी फील किया होगा या टच जब करेंगे आप लोग कंडक्टिंग वायर को, तो आपको पता चलता है कि काइनेटिक जो कंडक्टिंग वायर है वो क्या हो गया है, हीट हो गया है। हीट होने का रीज़न क्या है, उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर फर्दर और अच्छे से जानने की कोशिश करें तो हमको ये पता चलेगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है किसके कारण, एटम्स के कारण, और उसी एटम से कोलिजन के कारण जो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जा रही है, हीट एनर्जी में। ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वैसा कंडक्टिंग वायर जिसमें कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन हो, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वैसा कंडक्टिंग वायर जिसमें कोलिजन कम से कम हो, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल्स को अपोज करने वाले। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस चार्ज पार्टिकल्स को अपोज करने वाले की संख्या अगर ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और चार्ज पार्टिकल्स को अपोज करने वाले की संख्या अगर कम है तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कम है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कैसे हम लोग पता करते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है, एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है, एटम की काइनेटिक, के का मतलब क्या, सॉरी, हाँ, एटम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, एटम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वी का मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशनल एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। इस बात को आप समझिए, एटम की जो वाइब्रेशनल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी। अब वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि पहले एटम वाइब्रेट करके यहीं तक जा रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ा देने पे एटम का जो वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब एटम ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ये कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी इतना था, 50 डिग्री पे कितना हो गया, इतना। 100 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, और एटम क्या होगा, और ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अब आप लोग एक छोटी सी बात सोचिए, यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले वाला जो केस था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे थे वो आसानी से बिल्कुल निकल जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है, बिना डिस्टर्ब हुए बिना कोलिजन के क्या हो रहे थे, निकल जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एटम का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये जहाँ तक मैक्सिमम जा रहा था उससे भी क्या होगा, ऊपर जाएगा ये। अब ये कहाँ तक जाएगा, पूरा यहाँ तक पहुँचेगा, और फिर ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये नीचे तक पहुँचेगा। अब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देगा। आई बात समझ में। कोई भी, देखिए ध्यान से देखिए, पहले जैसे मान लीजिए कि कोई एटम ऐसे था, ऐसे आप लोगों को अब सामने से ऐसे दिखेगा। जैसे मान लीजिए पहले एक एटम ऐसे था, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर से पास हो जा रहा था। ठीक है, ऐसे पास हो जा रहा था। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इस एटम की वाइब्रेशन क्या होगी, बढ़ गई अब इतनी। अब बोलेगा अब जाके दिखा, अब कहीं भी अगर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, अब इसका एक्सटेंड क्या हो गया, लिमिट क्या हो गया, इसका बढ़ गया है। अब कहीं से भी एटम अगर पास होगा तो क्या करेगा, उसको कोलाइड कर देगा। आई बात समझ में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिंग वायर का, तो कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने के कारण जो नंबर ऑफ कोलिजन है उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कोलाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। ज़्यादा कोलिजन का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, कम कोलिजन का मतलब रेजिस्टेंस कम। तो देखिए, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन अब सेफ बचेगा नहीं, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन लगभग क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे डेल टी। डेल टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर घटा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब घटेगा तो कम कैसे होगा? इस बात को आप सोचिए कि जो एटम पहले, अभी एक छोटा सा डायग्राम हम बनाए थे आपको, जैसे मान लीजिए पहले इतना कर रहे थे वाइब्रेट, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे जा रहा था एटम, मतलब यहाँ तक पहुँच रहा था, यहाँ तक पहुँच रहा था। अब टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो एटम क्या होगा? इतना ही में लिमिट रह जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सेफली क्या होंगे? पास हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर कम होने पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिना कोलिजन के क्या हो रहे हैं? ज़्यादा पास हो रहे हैं। और टेम्परेचर बढ़ने पे देखिए, टेम्परेचर बढ़ा है यहाँ पे तो क्या होगा? ये भी पास होगा तो क्या करेगा? इसको कोलाइड कर देगा। आई बात समझ में? तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम होने पे नंबर ऑफ कोलिजन की संख्या क्या हो रही है? कम, और टेम्परेचर बढ़ने पे नंबर ऑफ कोलिजन की संख्या क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। आई बात समझ में? तो इसी ऑब्जर्वेशन से निकाला गया है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। आई बात समझ में? पहला पॉइंट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और ये जो अभी मैंने जो आप लोगों को ज्ञान दिया है इतना लंबा चौड़ा, इस ज्ञान का एक ही रीज़न है कि कोई अगर आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस इसको रट लेना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी अच्छा नहीं है। इस ज्ञान को याद रखिएगा, कोई अगर पूछेगा तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अब चलिए आगे जो दूसरा पॉइंट है उसका क्या नाम है वो हम बताते हैं आपको। इसको मिटाने की तो ज़रूरत है नहीं, वैसे यहीं पे काम चल जाएगा। चलिए देखिए, ये तो पहला पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें। दूसरा पॉइंट है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंडक्टिंग वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडक्टिंग वायर की लेंथ बढ़ा दिया जाए तो कोलिजन के जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे? बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ कोलिजन जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ जाएगा इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहले कंडक्टिंग वायर का लेंथ ये था, अब इसको बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा, यहाँ पे आ गया कंडक्टिंग वायर, तो फिर एटम की संख्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? अब देखिए, आप बड़ी आसानी से इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पहले कंडक्टिंग वायर यहाँ तक था, तो मान लीजिए कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन सेफली यहाँ पे क्या हुआ? बच के चला आया, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम लोग कंडक्टिंग वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो नंबर्स ऑफ एटम की संख्या भी क्या हो रही है? इतनी नंबर ऑफ एटम की संख्या क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो इस बात की चांसेस भी बढ़ जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो सेफली यहाँ तक पहुँच गया है, आगे जाके कहीं ना कहीं क्या होगा? वो टकरा जाएगा। क्यों टकरा जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ अपोजिंग एटम्स की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे कंडक्टिंग वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ अपोजिंग एटम्स की संख्या जो उसको कोलाइड करेंगे उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टिंग वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ अगर कम होगा तो कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। अगर कंडक्टिंग वायर का लेंथ छोटा हो तो नंबर्स ऑफ एटम की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो कम एटम से बच के उसको चलना पड़ेगा। और कंडक्टिंग वायर की लेंथ अगर बहुत बड़ी कर दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? बहुत सारे एटम्स हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा? टकरा जाएगा। तो लेंथ बढ़ने पर जो कोलिजन के जो चांसेस हैं उसकी संख्या क्या है? अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि नंबर्स ऑफ एटम की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन अगर लेंथ कंडक्टिंग वायर का छोटा कर दिया जाए तो नंबर्स ऑफ एटम या नंबर्स ऑफ अपोजिंग एटम्स की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो चांसेस ऑफ कोलिजन भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कोलिजन के चांस कम तो रेजिस्टेंस क्या है? कम, और कोलिजन के चांसेस ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, लेंथ बढ़ने पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ अपोजिंग एटम की संख्या क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। और लेंथ कम होने पे नंबर ऑफ अपोजिंग एटम की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक? अब तीसरा, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A का मतलब क्या होगा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है तीसरा पॉइंट। अब इस बात को कैसे हम लोग समझेंगे? थोड़ा सा मार्कर में रिफिल भी कम हो गया, इसको हम समझाते हैं आपको। इसको मिटाते हैं अभी हम, और इसको समझाने के लिए आपको उपाय बताते हैं। देखिए कैसे। ये जो तीसरा पॉइंट है इसको हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर है। एक कंडक्टिंग वायर ये हो गया, ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दूसरा कंडक्टिंग वायर ये हो गया, ठीक है? अब देखिए इसमें भी एटम्स होंगे,
ये थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, छोटा कर लेते हैं हम लोग। और इसमें भी एटम्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये दो दो, अब कैसे आपको बोलेंगे कि ये कौन सा वायर है, तो सर्कल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ये वायर ही है। देखिए इस मार्कर को अगर सामने से आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा, और यहाँ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा। तो वही है, बाकी का जो कंडक्टिंग वायर है वो कहाँ पे है, अंदर की तरफ है, कैसा दिख रहा है, ऐसा। आया समझ में? अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और इसके अंदर भी 100 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर अगर 100 इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इसके अंदर भी 100 इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी एटम से कोलाइड होंगे और यहाँ पे भी एटम से कोलाइड होंगे, ठीक है। चलिए, तो एटम से कोलिजन की बात तो एक है। दूसरी बात, जब 100 इलेक्ट्रॉन इसमें पास होंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए जो पैसेज है, जो स्पेस है, वो क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके क्या होंगे, चलेंगे इसमें। आई बात समझ में? जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें अगर चलेंगे, इसमें अगर चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके क्या होंगे, निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बहुत पतला है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के चलेंगे, यहाँ पे एकदम बिल्कुल चिपक के। तो चिपक के चलने के कारण क्या होगा, देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करेंगे यहाँ पे एटम से कोलिजन के कारण। आई बात समझ में? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी अपना लूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, एटम से कोलिजन के कारण। अब यहाँ पे क्या एडिशनल है जो यहाँ पे नहीं है, देखो, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो म्यूचुअल कोलिजन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल कोलिजन। म्यूचुअल कोलिजन का मतलब क्या होगा, खुद से कोलिजन, मतलब एक दूसरे से टकराकर अपनी एनर्जी को लूज करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से नहीं टकरा सकते हैं। क्यों नहीं टकरा सकते हैं? कि उनके बीच में स्पेस है, तो स्पेस होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन नहीं करेंगे, तो जिसके कारण उनकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जगह कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होंगे और एक दूसरे से कोलाइड होने के कारण उनकी एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। आई बात समझ में? तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होने से, देखो, इसमें दो तरह के कोलिजन है। कौन कौन से? एटम से कोलिजन है और कौन सा है, म्यूचुअल कोलिजन है। इसमें कौन कौन सा कोलिजन है, एटम, इसमें लिख देते हैं कोलिजन ड्यू टू पहला एटम, और दूसरा कौन सा है, म्यूचुअल कोलिजन, ठीक है। तो इसमें दो तरह के कोलिजन मिलेंगे और इसमें कौन से कोलिजन मिलेंगे, केवल और केवल कौन से मिलेंगे, एटम से, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखिए, ज़्यादा कोलिजन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है? तो आपका आंसर डेफिनेटली ये होगा कि इसमें दो तरह के कोलिजन हो रहे हैं। एक तो एटम से भी कोलिजन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, म्यूचुअल कोलिजन भी हो रहा है। तो डेफिनेटली इस केस में कोलिजन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब एटम से भी टकरा रहा है और खुद से भी टकरा के अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है। लेकिन इस केस में केवल और केवल किससे हो रहा है कोलिजन, एटम से हो रहा है। आई बात समझ में? तो जिसमें कोलिजन ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या, कम, ना सॉरी, जिसमें कोलिजन ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या, अधिक, और जिसमें कोलिजन कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, सॉरी बार गलत बोल देते। जिसमें कोलिजन ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, और जिसमें कोलिजन कम उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो ये किस तरह का रिलेशन है, अगर एक बढ़ने पे दूसरा घटता है और दूसरा बढ़ने पे पहला घटता है। देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये किस तरह का रिलेशन है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहीं पे लिखा गया है कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई बात समझ में? अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं कि एरिया क्या है। देखो बताओ, एरिया का मतलब होता है ये पूरा, ये क्या है, बड़ा सर्कल है और वो क्या है, छोटा सर्कल है। तो किसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया क्या है, कम है। तो एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। आई बात समझ में? इसीलिए बोला गया है तीसरा पॉइंट कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे है नहीं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे और 1/, क्या करता है, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/, टेम्परेचर नीचे लिख दो, ठीक, काम खत्म, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको याद रखना, डायग्राम बना लेना, कुछ भी करना, लेकिन याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए,
तो आई होप कि ये तीनों के तीनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो बातें हमने बता दी हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने पे दो तरह का कोलिजन होगा, एक म्यूचुअल कोलिजन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और दूसरा एटम से कोलिजन। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होने पे केवल एक तरह का कोलिजन होगा जिसका नाम है एटम से कोलिजन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कम एरिया होने पे दो तरह का कोलिजन हो रहा है, तो दो तरह का कोलिजन मतलब ज़्यादा कोलिजन, और ज़्यादा कोलिजन होने का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, और कम कोलिजन का मतलब रेजिस्टेंस कम। तो आई होप कि तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आप लोगों को कुछ बताते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस पॉइंट को, इसको तो अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको रहने देते हैं। दो पॉइंट हमको पढ़ना है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये फर्स्ट मानिए, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दो। इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने पे क्या लिखेंगे, 1/, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। इसको जब अलग अलग तोड़ेंगे तो इसका मतलब यही है। अब चलिए, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिसका नाम है रो। तो कितना होगा, रो L/A, ठीक है। तो R बराबर कितना हो गया, रो L/A, ठीक। अब चलिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक। अब चलिए, यहाँ पे जो रो है, इस रो का नाम है रेजिस्टिविटी, SISTIVITY, रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्यों होता है ये हम बताएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ कि एक मटेरियल के लिए कभी भी ये चेंज नहीं होता है। इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। चलिए, अब जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, उसको भी हम बताएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे आपको। चलिए, पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालेंगे। पहले रेजिस्टेंस का आप लोग लिख लीजिए। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। आर की जो यूनिट होती है उसका नाम क्या है, ओम, OHM, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब चलिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ से रेजिस्टिविटी का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रो बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा जब हम हटेंगे यहाँ से तब, A/R/L, ठीक है। ये है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की यूनिट हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर। आर का क्या होता है, ओम, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर खत्म हो गया, तो क्या हो गया इसका, ऐसा, ठीक है। हम लोग लिखते कैसे हैं, मीटर ओम लिखा है तो इसको कैसे लिखते हैं, ओम मीटर, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है। चलिए, आया समझ में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर की यूनिट क्या होती है, ओम। अभी और आर की यूनिट एक और मिलेगी आपको जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब। अभी बस ये इतना याद रखिए कि आर की जो यूनिट होती है ओम होती है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाला है। बेसिक चीज़ है बिल्कुल, एरिया का मीटर स्क्वायर, आर का ओम, और लेंथ का मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो मीटर ओम आया है, तो पहले ओम को लिख दीजिए तो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब रेजिस्टेंस अभी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, अब रेजिस्टेंस की कहानी बहुत है। अभी देखिए क्या है रेजिस्टेंस की कहानी। अब देखिए, कंडक्टिंग वायर का जो यूज है वो दो तरीके का यूज है, यूजेज ऑफ कंडक्टिंग वायर। आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा यूजेज ऑफ कंडक्टिंग वायर। पहला यूज क्या है कंडक्टिंग वायर का, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब आप लोग लिख लीजिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है फॉर जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी, फॉर जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी। अब देखिए, इन दोनों एप्लीकेशन बहुत इसका अच्छा है। जैसे सर्दी के मौसम में आप लोग हीटर यूज करते हैं, वो भी एक तरह का कंडक्टिंग वायर ही है जिससे बहुत सारा हीट एनर्जी निकलता है, और हाथ रख के ऐसा ओह करते हैं, ठीक है।
और दूसरा क्या है आपका आयरन, घर में जो आयरन यूज होता है, टोस्टर यूज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर मोटे मोटे वायर लगे होते हैं, उसको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करंट। तो हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन है और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरह के कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं। टाइम कितना हो गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं कि कब कौन से केस में किस तरह के कंडक्टिंग वायर को आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं बहुत सारे। अब इसके अंदर क्या है, एटम्स ऐसे कुंडली मार के बिल्कुल बैठे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उठा के पटक देंगे उसको, चा 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 करने लगेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फनी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फनी मूड में चल रहे हैं अभी आजकल। चलो इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकले, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली जो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो पास हो रहे हैं और ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और ये इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर के अंदर पास होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टिंग वायर के अंदर पास होते हैं तो एटम से कोलाइड होते हैं और उनके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है सब किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में। आई बात समझ में। तो पहले केस 2 को डिस्कस कर लीजिए। तो केस 2 में हम क्या चाहते हैं, हम केस 2 में ये चाहते हैं कि हमको एक ऐसा कंडक्टिंग वायर चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए हमको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो, कोलाइड हो। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होने से इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो 10 को करने से कितना होगा, इतना, 20 को करने से और ज़्यादा। आई बात समझ में। तो एप्लीकेशन नंबर 2 में देखिए हम चाहते हैं कि क्या हो, हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होने के लिए हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो, एटम से कोलाइड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन अगर एटम से कोलाइड होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये कब होगा, सोचिए, ये तभी होगा जब हमारे पास एक ऐसा कंडक्टिंग वायर हो जिसमें नंबर्स ऑफ एटम की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, या नंबर्स ऑफ अपोजिंग एटम की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ अपोजिंग एटम की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी या जिस कंडक्टिंग वायर में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे उस कंडक्टिंग वायर को क्या बोलेंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला कंडक्टिंग वायर की कम रेजिस्टेंस वाला। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि एक ऐसा कंडक्टिंग वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। कंडक्टिंग वायर विथ मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर 2 के लिए हम कौन सा कंडक्टिंग वायर यूज करेंगे, एप्लीकेशन नंबर 2 के लिए हम लोग ऐसा कंडक्टिंग वायर यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने, अभी हमने बताया भी है पहले, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब नंबर्स ऑफ एटम की संख्या जिसमें ज़्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा कोलाइड हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। चलिए तो आप लोग बता दीजिएगा, किसी ने आपसे ये पूछा है कि आपको कैसा कंडक्टिंग वायर चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी जैसे निकल सके। तो हम ये बताएंगे कि वैसा कंडक्टिंग वायर चाहिए जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब उसमें जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोलाइड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। इसको सबको लिखना है, मैं मिटा दे रहा हूँ इसलिए कि बार बार बोर्ड पूरा ना मिटाना पड़े हमको। अब फर्स्ट हो गया, अब फर्स्ट वाले के लिए। अब चलिए फर्स्ट वाले के लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट के लिए ज़रूरी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमको दूसरे एंड पे मिले, तभी ना 1 सेकंड में जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो 10 अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर 10 इलेक्ट्रॉन मिलता है 1 सेकंड के अंदर तो करंट कितना होगा, I बराबर 10 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, Q बराबर N × E अपॉन 1। 20 मिलेगा तो कितना होगा, 20 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 अपॉन 1। तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कौन सा करंट ज़्यादा है, आप डेफिनेटली बताएंगे ये। तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे एंड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इलेक्ट्रॉन मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए ज़रूरी क्या है कि कम से कम इलेक्ट्रॉन क्या हो, कोलाइड हो। कम इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे तभी ना यहाँ पे बच के निकलेंगे। जैसे 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सब कोलाइड हो गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 0, तो करंट ही नहीं पास होगा कोई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तभी होगा जब नंबर ऑफ कोलिजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो नंबर ऑफ कोलिजन की संख्या कम होने का मतलब क्या है,
उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कंडक्टिंग वायर का, कम होगा। मतलब हम ज़्यादा करंट के लिए ऐसा कंडक्टिंग वायर प्रीफर करना चाहते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब जो नंबर्स ऑफ एटम्स की कोलिजन है उसकी संख्या क्या हो, कम हो। मतलब जिसमें नंबर ऑफ अपोजिंग एटम्स हो उनकी संख्या क्या हो, कम हो। तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए आंसर क्या लिखेंगे, कंडक्टिंग वायर विथ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बस इतना ही अभी बर्दाश्त कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे तो रेजिस्टिविटी आपको बताना है, फिर हम आपको बताएंगे ओम्स लॉ। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़िएगा।